एंड्रॉइड के सितारे। बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश। नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश है तू हर वक्त वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। मेरे आशिक आवारा, हाँ मेरे दिल में बस जा, मेरे आशिक आवारा। ओ तेरा प्यार है एक सोने का पिंजरा ओ शहजादी, मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी, मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी। दोस्तों, सुना आपने ये संगीत है नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली संगीतकार विजू शाह का। जैसा कि आप जानते हैं, विजू शाह को संगीत विरासत में मिला क्योंकि ये प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी के पुत्र हैं। विजू शाह कीबोर्ड्स बजाने में माहिर हैं और आधुनिक फिल्म संगीत में अपनी विशेष तकनीक के कारण
उन्हें टेक्नो म्यूजिक डायरेक्टर कहा जाता है। तो आइए मिलें युवा संगीतकार विजू शाह से। इनसे बातचीत कर रही हैं संध्या रियाज। विजू शाह जी, आपका स्वागत है हमारी विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। विजू शाह जी, आपको हमारे श्रोताओं से मुखातिब होते हुए कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मेरे जीवन में विविध भारती पर मेरा पहला इंटरव्यू है और इसके लिए मैं विविध भारती का आभारी हूँ। श्रोताओं, आपको एक बात और बतला दें, वो ये कि विजू शाह जी की कामयाब फिल्में, जिनमें मोहरा, गुप्त, आर्या पार, तेरे मेरे सपने, रावण राज्य, पृथ्वी, विश्वात्मा जैसी फिल्में शामिल हैं, लेकिन विजू शाह जी के पिताजी और चाचा जी भी फिल्मी संगीत की दुनिया के स्तंभ माने जाते हैं, जिन्हें आप कल्याण जी आनंद जी के नाम से जानते हैं। मैंने ठीक कहा ना विजू जी? जी हाँ। अच्छा विजू जी, आपको ये तो संगीत जो है परंपरागत रूप से मिला हुआ है, साथ ही आपके साथ कामयाब पिताजी और चाचा जी का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो आपको तो काफी आसानी हुई होगी अपनी जगह बनाने में। जी हाँ, जगह बनाने तो दूर की बात है, लेकिन आज डैडी और चाचा जी की वजह से जो संगीत का माहौल मुझे मिला है, उसमें काफ़ी जानकारी मेरी हुई है इन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टरों के साथ, और काफ़ी आना जाना रहा था रिकॉर्डिंग में, तो वो दिक्कत महसूस नहीं हुई जो आमतौर से एक स्ट्रगलर को होती है। जी, वो अप्रोच ही नहीं कर पाते, उनके पास पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो डैडी और अंकल के साथ जिन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने काम किया है, उनसे काफ़ी पहचान हुई थी, और उस वजह से आई थिंक सो मुझे थोड़ा बहुत काम मिलने में वो भी और आसानी हो जाती है, यकीनन। अच्छा, संगीतकार के इस फील्ड में आपने अपनी शुरुआत किस तरह से की? अपने पिताजी व चाचा जी की तरह संगीतकार बनने का शौक था आपको या जुनून? शौक वैसे डैडी तो चाहते थे कि क्योंकि उनके 5 बेटे हैं तो एक कोई तो संगीत में हो। अच्छा। तो मैं काफ़ी कुछ गुरुजी से सीखने को मिला था, ये यानी संगीत की तालीम हासिल की थी, लेकिन एक शौक के तौर पे था। ये सोचा नहीं था मैंने कि आगे जाके मैं संगीत के क्षेत्र में जाऊंगा या नहीं जी। पर क्योंकि डैडी चाहते थे इसलिए मैं सीख तो रहा था ये। बट एक था जो मुझे लेके, यानी 79 में जब हमने फर्स्ट सिंथेसाइज़र 1974 में मेरे चाचा जी यानी यंगर चाचा बबला जी, उनके साथ शो पे गया था और हमने एक सिंथेसाइज़र वहाँ से ख़रीदा था जिसका नाम था मिनीगौर। और उस इलेक्ट्रॉनिक साज की वजह से मेरी रुचि ज़रा संगीत क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और उस टाइम से मुझे लगा मैं ज़्यादा सीरियस होने लग गया। अच्छा, तो ये पहले शौक बना फिर प्रोफेशन हो गया आपका? हाँ, धीरे धीरे बन के प्रोफेशन। जी। अच्छा विजू जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि फिल्म से जुड़े माँ बाप के बेटे या बेटियां जब फिल्म से जुड़ते हैं तो फिल्म यूनिट के अलावा आम लोगों के जहन में भी उस आने वाले कलाकार को लेकर कुछ ज्यादा ही आशाएं बन जाती हैं, इसलिए बहुत कम ही कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने अपने आप को किस तरह साबित किया? साबित यानी अभी पता नहीं, अभी कर रहा हूँ मुझे नहीं करके नहीं, शुरुआत में भी पता चल जाता है ना कि जब लोग आपको नकारने लगते हैं, नहीं मैं कर सकता हूँ, इसलिए। नहीं, क्योंकि डैडी और चाचा जी बहुत बड़े संगीतकार रह चुके हैं, तो एक कंपैरिजन सा रहता है ये लोग कि भाई देखते हैं आज इनके लड़के में क्या है, क्या कर पाएगा ये नहीं। तो एक सॉर्ट ऑफ एक ज़्यादा ही एक टेंशन सा ऑफ कोर्स मैंने तो महसूस किया था कि मैं उनके नाम तक उनका रह पाऊंगा या नहीं अपने काम के द्वारा। लेकिन बस एक ही थी कि मेहनत करना है और कुछ जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक साज और इसकी वजह से कुछ नए साउंड की तरफ से और अच्छा संगीत देने से शायद कुछ नाम कर पाऊंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। श्रोताओं, यकीनन बहुत कठिन परिश्रम की ज़रूरत होती है एक मुकाम तक पहुंचने के लिए। और एक बात और श्रोताओं, वो ये कि जो हमारी फिल्म दुनिया है ना, फिल्म की दुनिया, वो बड़ी महंगी दुनिया है। यहाँ काम किसी के नाम से भले ही एक बार मिल जाए, लेकिन मुकाम अपने को साबित करने के बाद ही मिलता है। चलिए, आपकी कामयाबी की शुरुआत पर आपके ही संगीत से सजा एक गीत सुनवा दें।
मैं चाहूँगा फिल्म मोहरा से ये गीत सुनाया जाए। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। ओ शहर से लेकर गांव तक, धूप से लेकर छांव तक, शहर से लेकर गांव तक, धूप से लेकर छांव तक, सर से लेकर पांव तक, दिल की सभी वफाओं तक मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। और पिया कुछ भी कर लो, लेकिन रखना याद। और पिया कुछ भी कर लो, लेकिन रखना याद। कुछ शादी से पहले, कुछ शादी के बाद। प्यार में अब इतनी शर्तें कौन रखेगा याद, क्या शादी से पहले, क्या शादी के बाद। हो पास से लेकर दूर तक, दूर से लेकर पास तक, इन होठों की प्यास तक, धरती से आकाश तक मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। अच्छा बिजू जी, एक बात बताइए, वैसे तो आप पर अपने परिवार और परिवेश का और संगीत की परंपरा का भी पूरा असर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए मैं आपसे ये पूछूं कि आपको ये प्रेरणा किस तरह से मिली कि मैं संगीतकार बनूंगा? प्रेरणा की यानी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं संगीत सीखे जा रहा था, क्योंकि डैडी की इच्छा थी कि एक कोई तो लड़का संगीत के क्षेत्र में। लेकिन जो अहम रीज़न था वो था 1974 में जो इलेक्ट्रॉनिक साज आया, जिसकी वजह से एक रुचि और बढ़ गई, जिससे नए साउंड क्रिएट हो रहे थे। तो एक जो हॉबी थी वो थोड़ी थोड़ी प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ती गई, और इस तरह मैं एक म्यूजिशियन के तौर पे इस इंडस्ट्री में काम करने लग गया, नॉट ओनली हमारे डैडी या अंकल के साथ, बट दूसरे अन्य संगीतकारों के साथ। और इस तरह मैंने अपना प्रोफेशन कायम कर लिया। या यूं कहिए कि आपने अपने पापा के सपनों को साकार करना चाहा। कर रहा हूँ। हाँ, तो यकीनन आप सफलता पा रहे हैं ना। हाँ बस। और देखा जाए तो आपके अपने पिताजी व चाचा जी, उनके अंडर में तो आपने संगीत हर पल कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, लेकिन इसके अलावा आपने किसी गुरु से भी ये संगीत की शिक्षा पाई है? हाँ हाँ, गुरु तो बहुत ही थे। जैसे एक मेंडिस सर थे जिनसे मैंने नोटेशन सीखना शुरू किया था, स्टाफ नोटेशन। उसके बाद प्यारे भाई के पिताजी राम प्रसाद जी, उनके पास जाता था मैं सीखने। फिर हमारे जो डैडी के अरेंजर थे मिस्टर जय कुमार पाटे, उनसे भी सीख रहा था। ऑफ कोर्स उन्हीं दौर म्यूज़िक रूम पे ही जाके जो भी मुझे थोड़ा वक्त मिलता था स्कूल के आने के बाद सीखता था। फिर एक थे हमारे मोहन प्रसाद जी, जो डैडी के भी गुरु थे। जी जी। फिर दयानंद जी, फिर लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी, और कई और भी हमारे म्यूजिशियन, सीनियर म्यूजिशियंस हैं इंडस्ट्री में,
जिनसे कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग के द्वारा मैं सीखता रहता था या मैं कुछ स्टडी करते रहता था उनको कैसे। तो देखा श्रोताओं आपने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब ये कहना गलत होता है कि इनके डैडी जो थे वो संगीतकार थे तो बेटे को भी बना दिया। ये बनाया नहीं गया है, इन्होंने खुद मेहनत की है, खुद अपने आप को ढाला है उसमें, कुछ गुरुओं से सीखा है, खुद अपने अंदर से कुछ नया चीज निकाल के गीतों पे ढाला है। तो ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि आप डायरेक्टर के बेटे हैं तो आपको डायरेक्टर बना दिया गया है, या संगीतकार के बेटे हैं तो आप संगीतकार बन गए। ये फिल्मों में ये नहीं चलता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को साबित करना पड़ता है, जो इन्होंने किया है। और ज़्यादा श्रेय आपको भी जाता है क्योंकि आपने मेरा संगीत बर्दाश्त किया। नहीं, आप बिल्कुल हिट गाने देते हैं तो बर्दाश्त की क्या बात, ये तो बहुत खुशी की बात है, हम झूमने लगते हैं सुन के। अच्छा विजू जी, आप ये बताइए कि आपको संगीतकार के रूप में पहला ब्रेक कैसे मिला? ये तो बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, या यूं कहिए कि फिल्म की जान होता है संगीत। तो जब आप पर, आपके काम पर यकीन हुआ होगा तभी तो आपको इंडिपेंडेंट ब्रेक मिला होगा। तो विजू जी, आप अपने उस पहले ब्रेक या कहिए पहली फिल्म के बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए। मेरी पहली फिल्म थी मुकद्दर का बादशाह जी, जिसके डायरेक्टर थे रामाराव जी और स्टार कास्ट थी विनोद खन्ना एंड विजय शांति। लेकिन मैंने तो सुना है कि त्रिदेव जो थी फिल्म, वो उसमें कल्याण जी आनंद जी थे संगीतकार, लेकिन एक हवा सी उड़ी हुई थी कि फिल्म की दुनिया में कि एक नए एक आए हुए हैं, वो कल्याण जी के बेटे हैं और काफी जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। और ये जो ओए ओए गाना जो था उसमें आपने काफी अपनी सफाई और कारीगरी दिखाई है। हाँ, ये उन दिनों वो म्यूज़िक काफ़ी चल चुका था और जिसके कारण ही मुझे ये पिक्चर मिली थी। अच्छा। और उस वक्त मैं थोड़ा दुविधा में था कि कई पिक्चरें कौन सी करूं और कौन सी नहीं करूं, लेकिन कई तौर पे जैसे मैंने कुछ प्रेशर में आके ये फिल्म सेलेक्ट की थी और म्यूजिक, हालांकि ये म्यूजिकल फिल्म नहीं थी जी, बट कुछ प्रेशर्स की वजह से और कुछ दोस्तों के दबाव की वजह से ये फिल्म करनी पड़ी और बस आगे काम करना ही था। यानी इसी तरह से मेरा संगीतकार बनने का एक सफ़र शुरू हुआ। गया। जी, तो अब आप ये बताइए कि आप अपनी ये दोनों फिल्मों जो आपकी शुरुआत की कहलाएंगी, त्रिदेव और मुकद्दर का बादशाह, इन दोनों फिल्मों में से आप कौन सा गीत चुनना चाहेंगे हमारे अपने श्रोताओं को सुनवाने के लिए? आपको आई थिंक सो तिरछी टोपी वाले ही सुनाएंगे। जी। भोली भाली
लब बता तेरी मर्जी है क्या? मेरा चैन उड़ा दे जुल्मी मेरी नींद चुरा ले, मेरा चैन उड़ा दे जुल्मी मेरी नींद चुरा ले, तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले, बाबू भोले भाले, तू याद आने लगा है, दिल मेरा जाने लगा है। तू याद आने लगी है, जा मेरी जाने लगी है। अब विजू जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि संगीतकार के अपने ये कार्यक्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है। अब वैसे हमारे श्रोता गीत सुनते हैं, उन्हें हिट बनाते हैं, पर संगीतकार की मेहनत और अहमियत के बारे में कम ही जान पाते हैं। आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में कुछ बताइए ना कि गीत पन्नों से निकलकर फिल्म के पर्दे पर किस तरह आता है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स। हाँ, पहले मैं उन दिनों की बात करूं जब मैं एज अ स्पेक्टेटर बैठा रहता था म्यूजिक रूम में, जब डैडी संगीत देते थे, तब ज़्यादा करके गाने पहले लिखे जाते थे और धुन बाद में बनती थी। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आता गया और आज का दौर ऐसा है कि ट्यून पहले बनती है और लिखा बाद में जाता है। अच्छा। क्योंकि आज के जो डायरेक्टर्स हैं वो ट्यून से ज़्यादा मुखातिब है। उनको ट्यून पहले गुनगुनाने अगर अच्छा लगता है तो वो उसे ओके करके फिर हम वर्डिंग की तरफ, यानी 99% या 95% आप बोल सकते हैं ट्यून पहले बनती है और उसमें शब्द बिठाए शब्द जाते बाद हैं में, और फिर बाद में जाते हैं ऑर्केस्ट्रेशन स्टेज पे। अच्छा, ये करके। लेकिन जब पहले था कि भाई पहले वर्ड्स लिखे जाते थे और ट्यून बाद में बनती। ये प्रोसेस तो उल्टा है, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल है। नहीं, यानी ये आज के डायरेक्टर्स, क्योंकि आज के डायरेक्टर्स को ये ज्यादा समझ में आती है जी। और अगर कि कहीं शब्द नहीं बैठे सही तो फिर वापस नहीं, बदलना शब्द तो पड़ता है। बैठेंगे, शब्द क्यों नहीं, एक बार ट्यून ओके हो गए तो फिर तो अच्छा। राइटर के ऊपर ज्यादा, क्योंकि उनको एक मीटर मिल ही जाता है, उनको बांधा जाता है। हाँ, कि उनको इसी एक बंदिश मीटर मिल के- जाती है कि जी। इसी मीटर में हम डमी वर्ड लिख लेते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उसके हिसाब से वो फिक्स करते हैं। जैसे डमी वर्ड एक बना था वो तेजाब फिल्म में, 1 2 3 4 5, पता चला हाँ, कि वो उसका वो डमी वर्ड ही है, हाँ, जैसे वो पहले काफी ही है, जो जैसे जो डम था, डम डिगा डिगा हाँ, जी। रमैया अवस्था, ये सब डमी वर्ड जैसे है। हाँ। बट कभी कभी ये क्लियर, कभी कभी डमी वर्ड बन जाते हैं वो उसके। बट मैं डमी वर्ड यानी एक आमतौर से कोई भी एक सेंटेंस हो जिससे हम लिख यानी गुनगुना के बता देते राइटर को कि ये अच्छा, है, जी। फिर उसको अपने हिसाब से वो लोग मीनिंग में डाल के ही बता। ये तो काफी मुश्किल काम है। अब इसमें दिमाग और दिल दोनों को जोड़कर काम करना पड़ता है, और वरना 3-4 मिनट के एक गाने के पीछे इतनी लंबे कामों की फहरिस्त होती है, यकीनन काबिले हाँ, तारीफ है। अच्छा, क्यों ना अब आपका कोई गाना सुनवा दिया जाए अपने श्रोताओं को, जिसमें आपकी ये मेहनत रंग लाती है। अच्छा, मैं फिल्म विश्वात्मा से एक गाना था जो 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे, उसका जिक्र करूँगा और वो सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये गाना नैरोबी के डिस्कोथेक में गाना पिक्चराइज किया होता, और बख्शी साहब ने इसे पहले लिखा था जी। लेकिन जब उन्होंने सुनाया हमें तो उन्होंने एक ठुमरी की अंग में सुनाया था, तो राजीव और मैं काफ़ी घबरा गए कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे। गाना तो बहुत ही अच्छा लिखा था उन्होंने, लेकिन उन्होंने एकदम ठुमरी अंग से यानी बहुत ही स्लो करके उन्होंने गाना हमको दिखाया था कि इसकी बैर ये है ऐसे करके, और जब हम घर जाके फिर उसको चेंज करके पूरा रिदम बिठा के तब जाके गाना बना, जो मैं आप जो चाहता हूँ सुनिए कि क्या था और वो क्या बन गया।
दोस्तों, आपने ट्यून किया है विविध भारती और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेलुलाइट के सितारे। इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं युवा संगीतकार विजू शाह। इनसे बातचीत कर रही हैं संध्या रियाज। आइए सुनते हैं आगे की बातें। विजू जी, आप तो जानते हैं कि संगीतकार अपने संगीत से ही पहचान लिया जाता है। अब जैसे मदन मोहन, एस.डी. वर्मन, जयदेव, सलील चौधरी, आर.डी. वर्मन, चित्रगुप्त, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वगैरह वगैरह काफी नाम हैं ऐसे, और जिनकी पहचान उन्हीं के संगीत में बंधे उनके गीत बन जाते थे। तो विजू जी, अब इसी तरह आपने भी यकीनन कुछ तय तो किया होगा कि आप इस तरह के संगीत के जरिए पहचाने जाएं। कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं अपनी खुद एक स्टाइल बनाऊँ जिससे लोग पहचान सके कि ये विजू शाह का संगीत है ये। बट हर एक डायरेक्टर एक्सपेक्ट करता है कभी कि एक स्क्रिप्ट के मुताबिक कुछ डिफरेंट म्यूज़िक हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ब्रांडिंग ही हो जी। अगर आप एक किस्म का म्यूज़िक देते तो इमीडिएटली आपको क्रिटिक्स कहते हैं कि बस ये सेम स्टाइल का संगीत दे रहे हैं, उनको दूसरा स्टाइल ही नहीं आता है या कुछ ये। बट वो कभी कभी डायरेक्टर के दबाव की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। और एक तो डेफिनेटली एक स्टैम्प में तो चाहूँगा कि अपना हो, किसी किस्म का भी संगीत हो, वो मॉडर्न हो या शास्त्रीय हो या किस किस्म। अच्छा विजू जी, सॉन्ग्स रिकॉर्डिंग्स में या म्यूजिकल स्टेज शोज में आपका आना जाना तो तकरीबन बचपन से ही होगा, क्योंकि कल्याण जी भाई के बेटे जो ठहरे। लेकिन जब पहली बार आपके निर्देशन में गाने की रिकॉर्डिंग हुई तब आपको कैसा लगा था, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए। ये उन दिनों की बात है जब फिल्म युद्ध में डैडी और चाचा का म्यूज़िक था और राजीव की पहली फिल्म थी। उस दौरान जो म्यूज़िक यानी अरेंजमेंट या ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता तो मेरी ज़्यादातर राजीव के साथ सेटिंग होती थी, यानी वो मुझसे ज़्यादा मुखातिब होता था कि इसमें क्या रिदम करना है क्या ये। तो इस दौरान इस फिल्म के म्यूज़िक में मेरी और राजीव की काफ़ी दोस्ती गहरी होती गई और फिल्म त्रिदेव में हमने फिल्म के कॉम्पोजिशन से ही शुरू किया काम करना। जी। हालांकि ऑफ कोर्स जो भी गाना बनता था वो अप्रूव होते थे डैडी और अंकल से ये करके, लेकिन हम पहल करते थे कि इसको ऐसे बनाएं क्योंकि राजीव ज़्यादा फ्री होता था मेरे साथ कि मुझे इस तरह का गाना चाहिए, जो वो शायद नहीं हो पाता था मेरे डैडी को क्योंकि वो काफ़ी सीनियर थे और ये जी। तो मेरे साथ वो खुलकर ये बात। तो इस दौरान जब हमने पहला गाना रिकॉर्ड किया त्रिदेव का, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, उस टाइम यानी पहली बार मैं, एक होता है कि भाई सिंगर्स को गाना सिखाना इस ये करके, और ये गाना तो हुआ बट इमीडिएटली दूसरा गाना जब रिकॉर्ड किए अपना ओए ओए तिरछी टोपी जी। उस दौरान, क्योंकि उस गाने में एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी था तो उसमें एक इंटरेस्ट था ये कि भाई ये गाना क्या, क्योंकि उसमें हमने इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को प्रेजेंट किया बट थ्रू रिदम बॉक्स यानी तबला, और ये है जो लाइव तबला नहीं यूज़ करके बट इलेक्ट्रॉनिक से। अच्छा अच्छा। तो ये हम एक्सपेरिमेंट वैसे ही कर रहे थे कि भाई साउंड के दौरान के एक नया साउंड क्रिएट करे और कोरसेस और इफ़ेक्ट्स और कई किस्म के जो राजीव ने ओके किया था ये। लेकिन एक डर सा रहता था कि भाई कल ये म्यूज़िक एक्सेप्ट ना हो तो, और एक अंदर से एक फियर तो थी, लेकिन क्या ना क्योंकि पहल था तो कोई टेंशन तो थी नहीं, आज नहीं तो ठीक है कल कुछ होगा ये कर। पर चलो ईश्वर की कृपा से वो म्यूज़िक काफ़ी बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत हिट हुआ था ये गाना करके वो। थे। अच्छा बिजू जी, ये माना जाता है कि हर गीत को 7 स्वरों में बांधा जाता है और वो किसी न किसी राग से जोड़ते हुए उनको धुन में बांधा जाता है। अब तो विजू जी, हमारे वो श्रोतागण जो रागों की जानकारी भी रखते हैं वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप पहले राग चुनकर धुन बनाते हैं या धुन बनाते बनाते राग खुद ब खुद उभर के आ जाता है। हाँ, ये सोच के तो नहीं बनाते हम कि एक पर्टिकुलर राग पकड़ के गाना बनाना जी। है। हालांकि कई ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको 3-4 रागों के नाम भी मालूम होते हैं तो वो खुद ही बोलते हैं कि आप फलाने राग में ट्राई करिए या शिवरंजी में ट्राई करिए या मालकौंस में ट्राई करिए या दरबारी में। बट कुछ ये एक फिक्स माइंड में नहीं लेके चलते कि हमें ये राग में ही गाना बनाना है। गाना यानी वर्ड्स और सिचुएशन और उसके हिसाब से अपने आप गाना बनते जा रहा है, फिर अपने आप एक उसकी शक्ल कायम हो जाती है। विजू जी, गीत संगीत साजों के बिना अधूरा होता है, ये तो तय बात है और सभी जानते हैं। अब जैसे आर.डी. वर्मन साहब जो थे, जिन्हें हम पंचम दा के नाम से जानते थे,
अब जब वो रिकॉर्डिंग करते थे तो स्टूडियो में इंस्ट्रूमेंट की बहार आ जाती थी। अब जिनमें सिर्फ हिंदुस्तानी साज ही नहीं, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट भी काफ़ी खूबसूरती से इस्तेमाल होते थे। और दूसरी तरफ नौशाद साहब थे, जो कम से कम इंस्ट्रूमेंट में बड़ी ही नज़ाकत से खूबसूरत धुन बना देते थे। तो विजू जी, इंस्ट्रूमेंट के सिलसिले में आपकी अपनी क्या पसंद है? आपने संगीत में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? कम या ज़्यादा, ये वेस्टर्न, हिंदुस्तानी? नहीं, ज़्यादा, यानी मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा गाना किसी एंगल से या किसी सर भी वीक लगे या खालीपन महसूस हो। गाना भले सीधा ठेका क्यों नहीं हो, लेकिन वो भरा हुआ होना चाहिए। और जहाँ वायलिन्स है, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के इससे मैं सप्लीमेंट करता हूँ ऑर्केस्ट्रेशन को विथ एकॉस्टिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा नहीं कि भाई एकॉस्टिक्स है ही नहीं, जैसे लोग बोल रहे हैं आज इलेक्ट्रॉनिक से आने से तो जो एकॉस्टिक वाले वो तो उनको काम ही नहीं है। बट ये नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एकॉस्टिक यूज़ होता है। लेकिन जैसे आपने बताया ना कि भाई ग्रेंजर तो पूरा रहना ज़रूरी है गाना। बट कभी कभी, जैसे एक एग्जांपल आप देता हूँ कि जो डैडी ने गाना बनाया था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़, जिसमें सिर्फ 3 या 4 साज वाले साजिंदे थे, और उसमें भी गाना किया था और वो गाना काफ़ी हिट हुआ था। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि कम म्यूजिशियन हो या ज़्यादा म्यूजिशियन, उससे कोई गाने की अहमियत कम नहीं होती है। या ये करके जी। वो पॉपुलर होना है तो 2 कम साथ भी हो सकता है या 100 के साथ नहीं भी हो सकता है। बड़ी अपनी पसंद है और कुछ। जी। तो क्यों ना आप अपने वो मोहरा का एक गाना था आपका, मुझे बड़ा पसंद है, वो क्या टिप टिप करता पानी। हाँ, उसमें आप सुनिए। वो श्रोताओं को सुनाते हैं। जरूर। टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप बरसा पानी, पानी आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। अब तू ही बताओ सजन, मैं क्या करूं? नाम तेरा मेरे लबों पर आया था, नाम तेरा मेरे लबों पर आया था, मैंने बहाने से तुम्हें बुलाया था, झूम कर आ गया सावन, मैं क्या करूं? टिप टिप बरसा पानी, पानी आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। अब तू ही बताओ सजन, मैं क्या करूं? अच्छा श्रोताओं, आपको एक बात और बता दें, वो ये कि विजू शाह जी सिर्फ गीतों पर ही काम करके उन्हें हिट नहीं बनाते।
ये बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक के भी मास्टर हैं। अब देखिए, अभी हाल ही में आपकी फिल्म गुप्त के लिए आपको बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवार्ड मिला था। साथ ही आपकी फिल्म जैसे विश्वात्मा, मोहरा, गुप्त, तेरे मेरे सपने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी, जो अपने आप में एक सम्मान की बात है। विजू जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि या आप ये श्रोताओं को ये भी बताइए कि बैकग्राउंड म्यूजिक गीतों के साथ साथ फिल्म में क्या अहमियत रखता है? बैकग्राउंड म्यूज़िक की अहमियत इन दिनों काफ़ी बढ़ चुकी है। जब से यानी वैसे तो पहले से थी, लेकिन आज क्योंकि आप देख रहे हैं कि DTS, डॉल्बी और साउंड से जुड़ा हुआ काफ़ी पिक्चरें वैसी बन रही हैं, जी, तो यंग डायरेक्टर्स चाहते हैं कि भाई पिक्चर ऑडियो वाइज बहुत ही रिच हो। परफेक्ट। यानी आप भले एक सीन चल रहा हो, क्योंकि आज बैकग्राउंड म्यूज़िक से एक आम तौर से एक नॉर्मल सीन हो उसमें भी जान आ जाती है। जब आप ट्रायल देखते हैं, हम रश प्रिंट देखते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि ये सीन में कुछ इतना इम्पैक्ट है या नहीं है, जैसे रिएक्शंस हो या कुछ हो। लेकिन वही सब चीज़ फाइनल बैकग्राउंड होने के बाद आती है तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता है। और बहुत ही ज़रूरी, आई थिंक सो, एक पिक्चर को एक बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन देती है बैकग्राउंड म्यूजिक, अगर सही तरह से आया गया। जी, ऑडियंस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। हाँ, यानी बहुत ही फ़र्क। और अब आजकल ये कोशिश ज़्यादा रहती है कि हम डिफरेंट स्टाइल से बैकग्राउंड म्यूजिक करें, क्योंकि इतने पिक्चरें बन रही है और इतना, तो हम कोशिश यही करते हैं कि कभी साउंड इफेक्ट्स का ज़्यादा सहारा ले, या कहीं सोलो इसका या कोई ऑर्केस्ट्रेशन का। अब ऐसा करते हैं क्यों ना, जिसमें आपको अवार्ड मिला हुआ है ये गुप्त फिल्म का, हाँ, तो इसको तो जरूर सुनवाना चाहिए। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। हो दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए। हो यहाँ वहाँ इधर उधर चेहरे हैं कितने हसी, मगर जहाँ रुके नजर सूरत वो देखी नहीं। यहाँ वहाँ इधर उधर चेहरे हैं कितने हसी, मगर जहाँ रुके नजर सूरत वो देखी नहीं। वो उसमें ढूंढता हूँ मैं आशिकी के लिए। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूं मैं दोस्ती के लिए,
अदा नशा नजर बदन सब कुछ तेरे पास है, मगर तू वो घटा नहीं जिसकी मुझे प्यास है। अदा नशा नजर बदन सब कुछ तेरे पास है, मगर तू वो घटा नहीं जिसकी मुझे प्यास है। एक जाम ढूंढता हूँ मैं कशीं के लिए, दुनिया हसीनों का मेला, मेरे में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। अच्छा बिजू जी, हमारे श्रोताओं को हमेशा ये जानने की ख्वाहिश ज़रूर होती है कि ये शोहरत पाती कामयाब हस्तियां आखिर किस तरह के परिवार और परिवेश से ताल्लुक़ रखती हैं। तो बिजू जी, क्यों ना आप हमारे श्रोताओं को अपने परिवार के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में यकीनन उसके परिवार की छाप ज़रूर होती है। 5 भाई हैं, जी। जिसमें से मैं एक ही म्यूजिक में हूँ। आप सबसे छोटे हैं? नहीं, मेरे से एक छोटा, मैं चौथा नंबर हूँ। जी। बीवी है जिसका नाम सुनंदा है। अच्छा। और एक बेटी है जिसका नाम प्रियल है। जी। और डैडी और मम्मी ये सब। अच्छा बिजू जी, अभी आपने अपने परिवार के बारे में बताया, पत्नी के बारे में बताया, बच्ची के बारे में बताया, तो क्या ऐसा है कि जैसे आपके पापा यानी कल्याण जी से संगीत का वो जो एक कहना चाहिए खून में शामिल होता है, वो आप तक आया रवानगी, वो क्या बेटी में भी गई है? उसे भी शौक है? उसे शौक है, यानी फिलहाल बहुत ये जल्द होगा कहना, क्योंकि वो सीख रही है पियानो, उसे शौक है। और आगे जाके मैं नहीं चाहता हूँ कि एज अ प्रोफेशन बट एज एन हॉबी ऑल्सो, बट एक ग्रास्पिंग पावर है और एक है सीखने की ख्वाहिश उसमें। अच्छा, और आपकी पत्नी कितना साथ देती हैं आपके? उनको भी शौक है या आर्ट के किसी लाइन में है या? नहीं, वो है, वो बेसिकली उन्होंने अपना अरंगेत्रम किया हुआ है, भरतनाट्यम से जुड़े, काफ़ी अच्छा डांस करती है वो जी। और ऑफकोर्स घर पे मुझे नचाती है, लेकिन वैसे ये करके। और अभी आप वो ऐसे मत कहिए, अभी सुन रही होंगी वो हस्बैंड नहीं, वाइफ उनका वैसे बहुत सपोर्ट है मुझे, इसलिए क्योंकि हमारे लाइन में ये जो संगीत का प्रोफेशन है उसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती है। और बिजू जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने किसी फिल्म में बहुत मेहनत की है, संगीत भी बहुत अच्छा बनाया है, गीत की धुनें भी बहुत अच्छी बनाई हैं, लेकिन सब होने के बावजूद वो फिल्म नहीं चली हो। हाँ, जयदेव का म्यूज़िक बहुत चला, लोगों की काफ़ी आशाएं बनी, जिसके हिसाब से पिक्चर आई मुकद्दर का बादशाह। अब मुकद्दर का बादशाह में हमने म्यूज़िक उसी दौर का या ना उसी स्टाइल से म्यूज़िक दिया था, लेकिन वो म्यूज़िक मुझे नहीं लगा कि कुछ इतना ख़ास चला था, क्योंकि पिक्चर ने भी इतना सपोर्ट नहीं किया था, रिलीज़ अच्छी नहीं थी, म्यूज़िक को भी बहुत जल्दी मार्केट में डाल दिया। लेकिन अभी ठीक है, जो बात हो चुकी है। आदमी को एक फीलिंग तो होती है कि भाई म्यूज़िक नहीं चला, लेकिन वो करके बैठ जाना वो भी अच्छी बात नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई आज नहीं तो कल, यानी मेहनत करना ज़रूरी है। आप ये बताइए कि आपने अब तक कितनी फिल्मों में संगीत दिया? अभी तक मुझे लगता है कि मैंने करीबन 8 या 10 फिल्मों में संगीत मैंने दिया होगा। हमसे बढ़कर कौन, बुलंदी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मास्टर। विजू जी, बदलते हुए समय का असर आज के संगीत पर भी पड़ रहा है। अब पहले का गीत संगीत जिसमें एक ठहराव था, आज भी जब वो गाने विविध भारती पर बजते हैं तो गीत के साथ साथ हर कोई अपना वो बीता हुआ पल याद कर उठता है। आज ऐसा नहीं है। दूध में जिस तरह उफान आता है, उसी तरह आजकल के गाने तेजी से उभरते हैं और ठंडे हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मेहनत सभी लोग अच्छी कर रहे हैं, अच्छे गाने बनाने की कोशिश है, लेकिन ये जैसे आपने बताया वक्त का तकाज़ा, क्वांटम ऑफ फिल्म्स बढ़ गई है, पॉप सीन बढ़ गया है, सैटेलाइट पे चैनल्स हैं, म्यूज़िक बहुत बढ़ चुका है मार्केट में। आज आप कैसेट खरीदें तो 20-20 कैसेट पड़ी रहती है, तो एक दर्शक के पास यानी मैं क्या ख़रीदूँ उस हिसाब से, तो हर तीसरे चौथे दिन उनको कुछ नया चाहिए।
अभी उसमें ये नहीं है कि म्यूजिक आज इतना नहीं ठहर पा रहा है, लोगों को ही चीजें नहीं चाहिए। जैसे आप देखिए 5 दिवसीय मैच आज 1 दिवसीय मैच में बदल चुका है। कि हमारे पास कैंडिडेट ज्यादा हो गए हैं और संगीत काफी, म्यूजिक हाँ, ज्यादा हो गए जरूर। हैं, फिल्में बहुत सारी हो गई हैं। ये भी बात आपकी हाँ, सही है कि म्यूजिक तो राइटर्स भी काफी बढ़ चुके हैं जी, और हर कोई चाहता है कि मैं जी, अच्छा काम करूँ। ये तो काम भी ज्यादा हो रहा है, काम तो ज्यादा हो चॉइस रहा भी, है। आइटम भी ज्यादा बढ़ गया है। शायद मेरे को लगता है आज के संगीत की वैल्यू 15 साल के बाद ज्यादा होगी, हाँ, क्योंकि तब क्या होगा मुझे पता नहीं। 15 बात साल। सही, बात सही। अब आप ऐसा करिए कि क्यों ना जब नए और पुराने गीतों की ठहराव की और एक बदलते हुए संगीत की जब बात हो रही है, तो आप अपनी पसंद का कोई ऐसा गाना सुनाइए जो कि आपके संगीत निर्देशन में नहीं बना हुआ है लेकिन आपको पसंद जरूर है। मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है मदन जी की फिल्म हंसते जख्म से, आज सोचा तो आंसू भरा है। बहुत प्यारा गाना है, तो श्रोताओं सुनते हैं ये हंसते जख्म का ये गाना। आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। रह गई जिंदगी दर्द बन के, रह गई जिंदगी दर्द बन के, दर्द दिल में छुपाए छुपाए, आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। बिजू जी, एक बड़ा बेतकल्लुफ सा सवाल है, बुरा मत मानिएगा। मैं आपसे सवाल पूछते पूछते बार बार आपको विजू जी कह रही हूँ, तो ये नाम आपका असली या पूरा नाम है या आधा या शॉर्ट फॉर्म है?
ये मेरा एक्चुअली पेट नेम है विजू। अच्छा। लोग वैसे मेरा रियल नेम विजय है। अच्छा। सुझाव दिया था मुझे राजीव राय ने, अच्छा। क्योंकि तब विजय नाम काफ़ी कॉमन था, काफ़ी लोग थे इस फील्ड में म्यूज़िक। तो उसने कहा त्रिदेव के वक्त ही कि मैं विजू शाह दूंगा तुम्हारा नाम, और तब से वो नाम कंटिन्यू। तब से विजय की जगह आप विजू शाह हो गए। हाँ। अच्छा, आपसे बड़ी तफसील से बात हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके बारे में जानकर। हमारे श्रोता इस तरह की गुफ्तगू जब भी सुनते हैं तो उन्हें जानकारी तो मिलती है विजू जी, साथ ही प्रेरणा भी मिलती है कुछ करने की, कुछ बनने की। बस आखिर में एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी, वो ये कि देखिए, ये प्रोग्राम सुनने वाले जो हमारे श्रोता हैं, उनमें कुछ कुछ एक श्रोता ऐसे भी हैं जो अच्छा सेंस रखते हैं म्यूज़िक का, और जिन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा हुआ है और वो धुन भी बना सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं फ़िल्मों से जुड़ना, आपकी तरह सफल संगीतकार बनना, तो आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव तो देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें काफ़ी पेशेंट रहना पड़ेगा इस लाइन में, क्योंकि 1 साल भी लग सकता है, 2 साल या 3 साल जो। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है तकदीर। बस तो वो आके प्रोड्यूसरों से मिले या गाने सुनाए जी। लेकिन थोड़ा पेशेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के पहले कुछ मिलेगा नहीं हाथ में। तो श्रोताओं, आपने सुना कि मेहनत करना अपनी जगह है और लक बहुत काम आता है इस लाइन में। तो हम उम्मीद करते हैं आप सबका लक भी बहुत ही अच्छा हो और आप लोग भी कामयाब बने। बस मेहनत करते जाइए अपनी जगह पे, सीखते जाइए, सिखाते जाइए। तो श्रोताओं, एक निश्चित समय के तहत विजू शाह जी से हमने काफ़ी कुछ जाना, उनके बारे में, फिल्मों के बारे में, संगीत के बारे में और आज के बदलाव के बारे में। हम अपने श्रोताओं की तरफ से, अपनी तरफ से और हमारे विविध भारती की तरफ से इनका धन्यवाद देते हैं। इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपने बारे में जो कुछ भी हमने पूछा, बहुत सरल और सच्चे दिल से श्रोताओं को बताया। धन्यवाद विजू जी आपका। धन्यवाद। सेल्यूलाइट के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान थे युवा संगीतकार विजू शाह। इनसे बातचीत कर रही थीं संध्या रियाज। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे विनायक तटवलकर, प्रस्तुति सहायिका उषा मेहता, और विविध भारती की ओर से सेल्यूलाइट के सितारे कार्यक्रम प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।